दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको ई पाठशाला के चैनल में। आपको नहीं, आप सभी लोगों का पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। टर्म 2 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया हुआ था और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा। 10th क्लास का पूरी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ आएगा चैनल के ऊपर, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टी अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले पहले पार्ट में हमने सबसे पहले तो बताया था कि हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है बट आपको समझाने के लिए बहुत ठीक है। चैप्टर 6 है हमारा, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में समझ रहे थे कि हमें आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ पे मिट गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें आवश्यकता क्यों होती है हमने ये समझा था पूरे के पूरे पार्ट के अंदर। राजनीतिक पार्टियां क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बाद हमने समझा था कि किस तरीके से हमारे इंडिया में इनका काम क्या होता है, इंडिया का और यूएस का, यूएसए का प्रधानमंत्री किस तरीके से अलग अलग तरीके से चुना जाता है, शासक दल कौन सा होता है, विपक्षी दल कौन सा होता है, वो समझा था। पंचायती राज सिस्टम के अंदर, पंचायती राज सिस्टम के अंदर अगर मैं बोलूं आप सभी लोगों को, तो पंचायती राज सिस्टम इस सिस्टम से कैसे अलग हो सकता था, आपको वो भी इसमें समझाने की कोशिश करी गई थी, है ना। आई होप आपने वो पार्ट देखा होगा, काफी कुछ हमने इसमें सीखा था। विपक्षी दल, पंचायती व्यवस्था का एक उदाहरण हमने देखने की कोशिश करी थी। देन फाइनली उसके बाद हमारा ये पार्ट खत्म हो गया था। अब हमने एक पार्ट और भी देखना था कि राजनीतिक पार्टियों के बिना हम जीवन कैसे जी सकते थे या राजनीतिक पार्टी के बिना लाइफ कैसे होती है, वो भी हमने देख लिया था। वीडियो के दूसरे पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आगे। नंबर 1 था हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी नीड, मतलब राजनीतिक पार्टियां हमें कितनी चाहिए होती है, हाउ मच, 1, 2, 20, 25, 30, 40, 100, 200, 500 कितनी चाहिए राजनीतिक पार्टी, वो हमारे लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पूरे संसार में हालांकि जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ जहाँ पे लोकतंत्र है, वहाँ पे कितनी चाहिए होती है और असल में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले से इसमें बना रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। राजनीतिक दल जो होते हैं असल में वो एक पार्टी प्रणाली, दुई पार्टी प्रणाली, अनेक पार्टी प्रणाली, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम, ड्यूल पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर पता है क्या है, हमारे इंडिया के अंदर कम से कम 750 से भी ज्यादा पार्टियां इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड है। 750 से ज्यादा पार्टियां। अभी 2019 के इलेक्शन के अंदर कम से कम 200 या 150 पार्टियां तो इलेक्शन कमीशन ने रद्द करवा दी थी। क्योंकि देखो कोई भी पार्टी बनाना बहुत आसान होता है। आप और मैं मिलके, 15-20 मिलके, बंदे मिलके एक पार्टी का संगठन बना दे, गठन बना दे, एक नाम दे दे और बोलेंगे कि ये कैंडिडेट से हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा, ये होगा, वो होगा। और आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पीरियड पे कितनी नई पार्टियां खड़ी हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई वैसे तो इलेक्शन कमीशन के पास 750 से ज्यादा क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन सही मायने में हमारी डेमोक्रेसी को इफेक्टिव और अच्छा बनाने के लिए हमें कितनी चाहिए होती है, हमें कितनी चाहिए होती है। देखो 750 पार्टियां, लेकिन उनमें से सीरियस कितनी है, सारी सीरियस तो ना होती है, सारी इफेक्टिव तरीके से काम भी नहीं करती है। सो दैट इज वाई राजनीतिक पार्टी में कितने दल होने चाहिए, अब वो देखते हैं हम लोग। किसी किसी कंट्री के अंदर एक ही पार्टी का सिस्टम अलाउड होता है, एक ही पार्टी रहेगी वहां पे, उसे हम वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। एकल कहते हैं, एकल पार्टी सिस्टम या एक पार्टी सिस्टम। कहां पे दोस्तों, वो हमारे पड़ोसी मुल्क, सी फॉर चाइना। चाइना का माल चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। तो सेम ये चीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, CCCP बोलते हैं से, सॉरी CCC बोलते हैं से, है ना। CC से मुझे कुछ और भी याद आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम है और चाइना के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम है। और किसी कंट्री का अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताने की कोशिश करिएगा। दूसरा, सिंगल पार्टी सिस्टम के अंदर हम कहते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। हमारे भारत देश के अंदर तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है तो हम सिंगल पार्टी सिस्टम अपना ही नहीं सकते हैं। और किसी किसी कंट्री के अंदर 2 पार्टी सिस्टम होता है। 2 पार्टी सिस्टम मतलब सिर्फ 2 ही पार्टियां होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं यूएसए और यूके के अंदर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, सिर्फ ये 2 ही पार्टी सिस्टम होती है, दूसरी पार्टियां वहां हो ही नहीं सकती है। ऐसे हम बोलते हैं ना फलाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, कितनी पार्टी है। लेकिन यूके के अंदर और यूएस के अंदर सिर्फ डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणतंत्र, यही सिर्फ 2 ही पार्टियां हमें देखने को मिलती है।
दूसरे उसमें। लेकिन क्योंकि हमारी इंडिया जो है ना, इंडिया, वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होना ज़रूरी है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं आपस में मिलकर सरकार भी बनाते हैं, और दूसरा ये है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, डाइवर्सिटी है, इसीलिए हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है वो होता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, अगर किसी एक सरकार को सीट पूरी ना भी मिले तो वो गठबंधन की सरकार बना लेती है, और इस गठबंधन सरकार को हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि गठबंधन सरकार जो होती है वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर सरकार बना लिया करते हैं। तो दोस्तों एक बार 2004 के अंदर हुआ था कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट, इन तीनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो 2 सरकारें आपस में मिलकर बनाती रहती हैं। आपको पता है यूपी के अंदर अभी भी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन में बैठी हुई है। पर कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे गोवा की बात ले ले, उत्तराखंड की बात ले ले, या 2 पार्टी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ जाता है, तो उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, और ये हमारे देश में ऐसा होता भी है, हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो दोस्तों 3 पार्टी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया सिंगल पार्टी सिस्टम जो सी फॉर चाइना में है, उसके बाद ड्यूल पार्टी सिस्टम यानी कि 2 पार्टी सिस्टम यूके यूएस में है, अनेक पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया में है। और हमारे इंडिया में अपनाने का कारण भी आपको पता चल गया है कि ऐसा क्यों होता है हमारे इंडिया के अंदर। हाँ, तो मैंने एक और आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई डिड इंडिया हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, तो इसका आंसर ये रहा, इट इज बिकॉज द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी सच अ लार्ज कंट्री इज नॉट इजिली अब्सॉर्ब बाय 2 और इवन 3 पार्टी सिस्टम। मतलब हमारे इंडिया में एक तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, और वो इतना आसान नहीं हो सकता कि 1 या 2 या 3 पार्टी मिलकर इस देश को चला सके। सो दैट इज वाई हमने मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर कर रखा है, और इसीलिए हमारे लिए आइडियल ये है कि सभी सिचुएशन में अलग अलग पार्टियां आए जो लोगों के हक के बारे में लड़ सके। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। नेशनल पार्टी की बात करें, देखो अब नेशनल पार्टी जो होती है ना, राष्ट्रीय पार्टी, अब इसमें आपको 2 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी 2 पार्टियां होती है। अब मैं उसको आपको फोकस कराने की कोशिश कराता हूं। देखो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी कैसे बनती है, आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि अभी आपको शायद से नहीं पता हो को आम आदमी पार्टी जो है पहले वो एक स्टेट पार्टी थी, अब वो नेशनल पार्टी बनने जा रही है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां जो स्टेट पार्टियां थी और नेशनल पार्टी बनी है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां जो आज की डेट में स्टेट पार्टी ही है, अभी वो नेशनल पार्टी बनने की सोच ही नहीं रही है। अब ऐसा क्या होता है, तो देखो क्या करना पड़ता है, अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बननी हो, स्टेट पार्टी को हिंदी में कहते हैं राज्य पार्टी बननी है, इंटरनेशनल लेवल पे राज्य पार्टी बननी है, तो राज्य पार्टी बनने के लिए उसे करना क्या पड़ेगा। देखो आपने निर्दलीय चुनाव तो बहुत बार सुना होगा, जब कोई पार्टी किसी पार्टी को वोट नहीं देती है तो ऑफ कोर्स हमें पता है, जब कोई पार्टी किसी बंदे को अपनी पार्टी का टिकट नहीं देती है तो बंदा निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है बिना किसी दल के। यूपी के अंदर एक व्यक्ति है और बहुत ही सुर्खियों में हमेशा रहता है, राजा भैया, गुंडा का गुंडा उन्हें बोला जाता है, राजा भैया, लेकिन वो हमेशा क्या कहते हैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ते हैं। विधानसभा की सीट 7 बार जीत के लाए हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। तो निर्दलीय पार्टी इन्हें कहा जाता है कि वो अपने खुद के सिंबल से नहीं लड़ रहे, जो चुनाव आयोग उनको दे देता है उससे ये लड़ लेते हैं। अब यहाँ पे मेन बात है कि अगर मान लीजिए कि राजा भैया अपनी खुद की कोई पार्टी बनाना चाहते हैं, या बिहार के अंदर कोई बंदा अपनी खुद की कोई राज्य स्तर पर पार्टी बनाना चाहता है, क्योंकि अभी तो निर्दलीय सिर्फ एक ही लड़ रहा है, सेम उसी के सिंबल से 2-4 कैंडिडेट अगर और जीत जाते हैं तो वो स्टेट पार्टी बना सकते हैं। वो कैसे बनती है, नॉर्मल सा है, विधानसभा के अंदर यानी कि एमएलए वाली सीट के अंदर आपको सिर्फ टोटल वोटों का 6% वोट लेके आना है, पूरे वोटों का, मतलब अ पार्टी सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वोट, और सर ये रहा 6% ऑफ द टोटल वोट। मतलब अगर विधानसभा के अंदर जितनी भी वोट डाली जा रही है उसका 6% अगर वोट मिल जाता है किसी भी पार्टी के बंदे को, तो ऑफकोर्स वो राज्य स्तर की पार्टी हो जाती है और 2 सीट मिलना जरूरी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जैसे कि मैंने राजा भैया का एक एग्जांपल दिया है, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा, रविंद्र या रघुनाथ करके ऐसी कुछ नाम है उनका, तो 6% वोट और उसके बाद 2 सीटें लाना किसी भी एक क्या कहते हैं स्टेट की सरकार के लिए, स्टेट के बंदे के लिए सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन मुश्किल बहुत होता है। मतलब मुश्किल तो खैर नहीं है कुछ भी इंडिया के अंदर, लेकिन अगर किसी बंदे के, किसी पार्टी के बंदे के 2 सीटें आ जाती है तो इसका मतलब वो राज्य सरकार बना सकता है। मतलब एक सिंबल कह सकता हूँ कि रीजनल लेवल पे उसकी गवर्नमेंट है,
तो यानी कि मान लीजिए कल को हमने ई पाठशाला नाम की एक कैंडिडेट बना दिया, मान लीजिए कि मैं खड़ा हो गया ई पाठशाला से, और ई पाठशाला से मुझे यूपी के अंदर ई पाठशाला से मैंने अपने ग्रुप के लोगों को 10 लोगों को बोला कि भाई आप भी खड़े हो जाइए, और उन लोगों को 10 के 10 लोगों को सीट मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ई पाठशाला भी एक राज्य स्तर पर एक सरकार बन सकती है ना। तो सोचने में क्या जा रहा है, सोच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया एमएलए लेवल पे चीजों को समझने का तरीका। अब होता है अगर मान लीजिए कि उस पार्टी को नेशनल पार्टी बननी है, यानी कि हमारी ई पाठशाला टीम को नेशनल बनना है। अभी हम यूपी लेवल पे काम कर रहे थे, फिर हम पूरे भारत के लेवल पे काम करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल पार्टी में जितनी भी सेंट्रल लेवल पे, यानी कि एमपी याद रखिएगा, एमपी लेवल पे जितनी भी वोटें डल रही है उसका 6% वोट मिल जाना चाहिए। एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 4 राज्यों के अंदर उनकी सीट होनी जरूरी है, और कम से कम 4 सीट उन्हें लोकसभा में मिल जाए, तो इसका मतलब वो पार्टी नेशनल पार्टी है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी अभी जाके नेशनल पार्टी बन जा रही है। तो कैसे बनती है कोई पार्टी सेंट्रल और कोई पार्टी स्टेट या कोई पार्टी नेशनल, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेशनल पार्टी के ना काम भी बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई, या कोई पार्टी का नेशनल पार्टी बनने का फायदा क्या होता है। दोस्तों कोई भी पार्टी हो, सारी की सारी इलेक्शन कमीशन के अंडर में रजिस्टर्ड होती है, ये हमने पहले से पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो ऑफकोर्स यहाँ के दादा होते हैं, ये निर्वाचन आयोग यहाँ के दादा होते हैं मेन। जितनी पार्टी हो, चाहे विधानसभा की हो यानी कि लेजिस्लेचर हो, लोकसभा की हो, कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी में इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, उसका मेन काम होता है कि वो देखे कि कौन सी पार्टी स्टैब्लिश्ड हो रखी है, तो उस पार्टी को यूनिक सिंबल दिया जा सकता है, यूनिक सिंबल उन्हें देना चाहिए या खुद रजिस्टर्ड करवा ले वो। और उसके बाद इलेक्शन सिंबल अगर किसी पार्टी को मिल जाता है तो ऑफकोर्स उनको एक स्पेशल प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा कि समाजवादी पार्टी है, या हमें ई पाठशाला की एक पार्टी है जो ऑफकोर्स यूपी के लेवल के अंदर, मैं ये कह रहा हूँ यूपी के लेवल के अंदर वो 2 सीटें लेके आ गई। अब हम चाह रहे हैं कि हम कोई सिंबल बनाएं, तो हम सिंबल कोई बनाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ही हमें अपना सिंबल देगा। हम बोलेंगे कि भाई ये सिंबल हमारी पार्टी का होना चाहिए जो अभी तक किसी का नहीं है, तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक सिंबल दे देता है। और जब किसी पार्टी का कोई सिंबल मिल जाता है तो ऑफकोर्स वो पार्टी एक तरीके की रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है, और ये पार्टी मैं कह सकता हूँ जिस पार्टी को काफी अच्छा समझा जाता है। तो बस मेन चीज ये है, आपने समझना यही था और कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। और बाकी क्या कहते हैं, नेशनल पार्टी कौन कौन सी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC ये भाई ऑल इंडिया है, बहुजन समाज पार्टी ऑफ कोर्स नेशनल पार्टी है, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऑफ कोर्स इतने झंडे गाड़ रखे हैं अभी तो, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो CPIM है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे आ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, काफ़ी लंबे समय से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है ना, ये सारी पार्टी नेशनल है। और इसमें एक पार्टी का नाम दर्ज होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी। और आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाले नए कोर्स के अंदर जो नई बुक प्रिंट होगी उसमें क्या कहते हैं इसके बारे में जिक्र जरूर होगा। तो दोस्तों ये इतना ही है, अभी आपने ये सारी चीजें समझनी थी और अभी हम आगे चलते हैं। मतलब ये मैंने इतना इसका बेसिकली नहीं बताया कहाँ है कैसे है, उतना आप डिटेल में खुद पढ़ लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब राज्य स्तर की पार्टियां, राज्य पार्टियां किसे कहते हैं, तो ऑफकोर्स राज्य पार्टियां राज्य स्तर पर होती है ना। इलेक्शन कमीशन उन्हें स्टेट पार्टियां कहता है, जैसे कि हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल have been national level politics organization with the unit of several state। अभी वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जो RJD है, ऑफ कोर्स वो क्या कहते हैं अभी नेशनल पार्टी बनने की कगार पे है, लेकिन हम कह सकते हैं अभी वो स्टेट लेवल की है। लेकिन बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिर्जो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ये सारी अभी नेशनल पार्टी नहीं है, स्टेट लेवल की पार्टी जो सिर्फ एक ही राज्य स्तर पे काम करती है और काफी लंबे समय तक वो वहीं काम कर रही है। तो वो क्या हो गई हमारी, ये देखो ये सारी पार्टी है। ऐसे उत्तर प्रदेश की पार्टी कौन सी है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी। उसके बाद बिहार की कौन सी, राष्ट्रीय लोकदल समाज पार्टी, समानता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जन शक्ति पार्टी। ऐसी पार्टी के सिंबल आप देख सकते हो, ये सिंबल इनके प्रिंटेड है। और ऑफ कोर्स अलग अलग जगहों में आपकी किस्मत खराब हो रही तो एग्जामिनर इसमें मैप देगा और आपसे बोलेगा कि यहाँ बताइए कौन सी पार्टी सेंट्रल स्टेट लेवल की पार्टी है और ये पार्टी कहाँ से बिलोंग करती है। तो आपको थोड़े बहुत नाम पता होने चाहिए कि जैसे कि शिवसेना बहुत फेमस है महाराष्ट्र के अंदर, है ना, तो शिवसेना बहुत फेमस है। और उसके बाद आप कह सकते हो एक और है DMK पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, ये पार्टी तमिलनाडु के द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, ये पार्टी बहुत फेमस है।
उसके बाद यूपी की समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी देखो पंजाब के अंदर आ गई है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आम आदमी पार्टी पंजाब में एक स्टेट पार्टी बन गई थी, अब वो नेशनल पार्टी बन रही है। तो देखो ये चीज़ दे दी यहाँ पे आम आदमी पार्टी की। और बाकी सिक्किम के अंदर है, मतलब रैंडमली है, मैं इतना नहीं डीपली जा रहा आपके लिए, आप बस समझ लीजिए उसे। अब देखिए दूसरा ये कि चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इतनी सारी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, स्टेट पार्टियां हैं, सबके कुछ ना कुछ चैलेंजेस है ना। तो चेतावनियां देख लीजिए, चेतावनी नहीं चुनौतियां। नंबर 1, आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र गड़बड़ा जाता है कई बार सत्ता को लेके। वंशवाद, हायरार्की सिस्टम, मेरा बेटा बना है तो फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, ऐसे ऐसे वंशवाद चलता रहता है। अब इलेक्शन के टाइम पीरियड पे जो बेचारे गरीब होते हैं, जो समाज को बदलना चाहते हैं लेकिन वो बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल के अंदर कहीं ना कहीं अपराधी लोगों का घुसपैठ होता जा रहा है, तो ये चैलेंजेस है। अब लोगों के पास विकल्प भी नहीं रह जाते हैं कि सिलेक्टेड दोनों ही बुरे हैं, दोनों में से ये तय करना पड़ता है कम बुरा कौन सा है, उसे चुनो। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं ये कह सकता हूँ सबसे पहले इंटरनल लैक ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनल लैक ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को टिकट नहीं दी जाती है। एक कारण हो सकता है कि अगर पार्टी के अंदर आंतरिक भेदभाव है, पार्टी में इंटरनल लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, तो पार्टी के जो हेड होते हैं ना वही डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि महिलाओं को किस पे टिकट देनी चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का राजनीति में पार्टिसिपेशन हमें बहुत कम देखने को मिलता है। एक ही कारण हो गया। दूसरा मैं कारण कह सकता हूँ वंशवाद। वंशवाद में क्या होता है, देखो दोस्तों, यहाँ पे होता है डायनेस्टिक सक्सेशन। वंशवाद में क्या होता है, ऑफ कोर्स ये बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी को बहुत बार इस चीज के लिए ब्लेम करा जाता है कि वंशवाद सिस्टम यहाँ पे काफी लंबे समय से है। नेहरू जी से लेके आज राहुल गांधी तक अगर मैं कहूँ तो ये वंशवाद का ही सबसे बड़ा एक उदाहरण है, और जो नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स है ना, पार्टी में जरूरी नहीं है कि अगर आप इंदिरा गांधी जैसी शक्ल के दिखाई देते हैं तो आपको वोट मिलना ही चाहिए। आप में काबिलियत भी होनी चाहिए। अगर आप वो शो कर सकते हैं तो जनता आपको वैसे भी चुनेगी, है ना। तो इसीलिए कि वंशवाद की प्रॉब्लम जो है, और ऑफ कोर्स ये कांग्रेस में नहीं है, बहुत सारी पार्टियों में भी है, मैं अकेला कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं कह रहा, मतलब और भी है। दूसरा क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों की, वो है कि राजनीतिक दल जो होते हैं ना अपनी मनी और मसल पावर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स जिसके पास पैसा है उसको इंपॉर्टेंट समझा जाता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ये है कि जॉर्ज बुश थे, रिपब्लिकन पार्टी से लड़ रहे थे, और ऑफ कोर्स इन पे इतना पैसा था कि इनको पूरी तरीके से इन्होंने सब चीज को कंट्रोल कर रखा था। इनका सिंबल जो था पार्टी का वो एलिफेंट था, और एलिफेंट इस सिंबल में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से सबके ऊपर वो कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो ये गलत था। तो ये मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पार्टी को, क्योंकि ऑफ कोर्स ज्यादातर जो रिच लोग होते हैं वो कैंपेन को बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं, भैया रे भैया, भैया रे भैया। तो इलेक्शन के लिए, वोट चिल्लाने के लिए, गले फाड़ने के लिए पैसे बांटे जाते हैं। तो ये होता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स पार्टी को ही फंडिंग करनी चाहिए, पार्टी को ही पैसा देना चाहिए कि हर कैंडिडेट इतना ही खर्च करेगा और इतने से ही उसको चुनाव लड़ना होगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो खत्म होना चाहिए। मीनिंगफुल चॉइस लोगों को नहीं मिल पाती है, मतलब जो लोगों को सही कैंडिडेट चाहिए वो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। पढ़ा लिखा होता नहीं है, अंगूठा छाप होता है, उसको चुने गया, उसमें एग्जाम्पल ही गया। तो ये गलत बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी बात ये हो रही है कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो दलों को सुधारने का तरीका ये डिफेक्शन लॉ लेके आ जाओ। डिफेक्शन लॉ लाया गया था दलों को सुधारने के लिए, कि दल बदल कानून लाया गया था। अब ये दल बदल कानून कब लाया गया था, क्लास 11 की जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे ना, तो क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस में आपको समझ में आएगा दल बदल विरोधी कानून क्या था। इसमें सिंपल सा क्लियर कट बोला गया था कि कभी भी पार्टी को चेंज करते समय लेजिस्लेटिव इलेक्शन में ये देखा जाएगा कि बंदा किस पार्टी से आया है ना। तो ये तो खैर पार्टी के ऊपर होता है, एमपी एमएलए पार्टी ना बदले अपने पैसों के चक्कर में, तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए दल बदल एक सिस्टम बनाया गया कि कोई भी कैंडिडेट पार्टी नहीं बदलेगा। मैं नवजोत सिंह सिद्धू का एग्जाम्पल नहीं दे सकता, वन ऑफ ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ कपिल शर्मा शो, होस्ट और दोस्त दोनों ही है वो, होस्ट सॉरी मैं जज कह सकता हूँ वो है, और काफी बार पार्टी बदली है, कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद दोबारा कांग्रेस। तो ये दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आप ये देख सकते हो। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद है दूसरा कि पार्टी ना अब जो भी क्या कहते हैं कोई भी कैंडिडेट लड़ने जा रहा है वो अपना क्या कहते हैं एफिडेविट जरूर देगा, दस्तावेज जरूर देगा। वो ये बताएगा जरूर कि मेरे पास कितना क्रिमिनल चार्ज है, मेरे पे कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन एक एफिडेविट पे देना जरूरी है। ये बताएगा कि मैं चोर नहीं हूं, क्योंकि चोर है अगर मान लीजिए कि किसी बंदे के पास 50 करोड़ रुपया है और वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो इलेक्शन कमीशन तो यही कहेगा ना कि पागल है, इतना पैसा है तेरे पास तो चुनाव क्यों लड़ रहा है भाई, तेरे को तो जरूरत ही नहीं चुनाव लड़ने की। तो ऑफकोर्स एफिडेविट देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास कितना है। तो इसलिए ये इस कार्टून के अंदर यही दिखाने की कोशिश करी
चली गई कि इलेक्शन कमीशन बेचारा हमेशा मजबूर हो जाता है, एक लिस्ट लेके आता है कि पार्टी को ये करना चाहिए, पार्टी को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन पार्टी इस चीज़ को मानती नहीं है। तो ये चीज़ बहुत दिक्कत वाली बात है, इसीलिए ठीक है ना। और दूसरा ये है कि और जितनी भी पार्टी है वो पूरी तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरेगी। तो ये एक इशू है, ये 3-4 तरीके जिससे पार्टी को कंट्रोल किया जा सकता है। और या तो कैंडिडेट जो है क्या कहते हैं मनी और जाली वोटें ना बनाए, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं वो क्रिमिनल लोगों को टिकट ना दे, जबकि बीजेपी सरकार ऑफकोर्स ऐसा करती है, तो ये गलत है बिल्कुल। दूसरा मतलब मैं स्पेशली बीजेपी सरकार के नहीं कह रहा, मैं सभी गवर्नमेंट के कह रहा हूँ। सभी गवर्नमेंट ऐसा करती है कि अपनी सरकार को जीतने के लिए टिकट उसे ही देने की कोशिश करेगी जो सीट निकाल के लेके आ सके, है ना। तो ये एक चीज है जो होती है, जो समाज में हो रही है, और ये नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, दूसरे और तरीके भी बता रहा है। वो कह रहा है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा भी करना चाहिए कि A law should be made to regulate the internal affair of the political party। मतलब ऐसा कुछ लॉ भी होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही एक ऐसा कायदा कानून होना चाहिए जो सभी लोगों को मानना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, पार्टी के अंदर जो जीत के आ जाता है फिर उसी किसी एक नेता की चलती रहती है, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। दूसरा, गिव द मिनिमम मेंबर ऑफ टिकट अबाउट द 1/3 ऑफ द वुमेन। और अपनी सरकार के अंदर कम से कम हर किसी राजनेता दल को वुमेन्स को टिकट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो होनी भी चाहिए। पार्टी को हमेशा ये बताते रहना चाहिए, सरकार को मतलब बताते रहना चाहिए कि कितना उन्होंने पैसा खर्च करा इलेक्शन के अंदर, एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम किसी भी सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं या किसी भी सरकार को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था पूरे चैप्टर के अंदर आपको बताने के लिए। आई होप आप अगर 50 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो आई डोंट थिंक दैट आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत है ना। आप आराम से मौज मार सकते हैं हॉलीडे। लेकिन समझ में नहीं आता मुझे नेताओं का कि वो गरीबों की मदद करते करते खुद अमीर कैसे हो जाते हैं, ये डाउट है मुझे। आप अगर ये डाउट सॉल्व कर दोगे, मुझे एक बार खड़ा कर दीजिए इलेक्शन के अंदर, शायद से मैं इस रहस्य से पर्दा उठा सकूं, है ना। सो इट्स अ जोक्स अपार्ट फ्रॉम द स्टडी। ओके ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा।